थॉमस एक डिसिप्लिन्ड आदमी थे। उनकी सेहत जल्दी खराब नहीं होती थी, पर इस बार उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। वो कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे और बहुत ही कमजोर हो गए थे। सर थॉमस को पता था कि उनकी गिरती सेहत का मुख्य कारण मल्लिका जीनत के आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा बनाया गया स्लो पॉइजन है, लेकिन उनके पास इसका कोई सबूत नहीं था। क्रिसमस सेलिब्रेट करने आई अपनी बेटी एमिली और उसके पति को बीमार थॉमस ने मिर्जा फखरू से की गई अपनी सीक्रेट डील के बारे में बताया और कहा जफर का ये वली अहद उनकी शर्तों को मानने के लिए रेडी हो गया है, लेकिन मल्लिका ने इस बात की सूचना मिलते ही उनसे बदला लेने की ठान ली है। 3 नवंबर को थॉमस की अपने घर में ही मृत्यु हो गई और साल के एंड तक सर हेनरी एलियट भी दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन कंपनी के लोगों में ये बात पूरी तरह से फैल गई थी कि मेटकॉफ की मृत्यु में जीनत महल का हाथ है, जिसके कारण मुगल खानदान के हालात और खराब हो गए। सर थॉमस ने अपनी मृत्यु से पहले ही ये बताया था कि उनके मरने के बाद फखरू भी ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। 2.5 साल के बाद कॉलरा से फखरू की भी मौत हो गई। सर थॉमस के बाद मुगल दरबार के लोगों को लगा आने वाला नया अफसर नीतियों में बदलाव करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। साइमन फ्रेजर डॉक्टर लोनी की वाइफ की डेथ कम उम्र में ही हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में रखा था। उन्हें गाने का बड़ा शौक था। वो गानों में इतना बिजी हो गया कि पूरे 1 महीने बादशाह से मिलने भी नहीं गया, और जब बादशाह ने उसके सम्मान में भोज का इंतजाम किया तो वो उसमें भी नहीं पहुंच पाया। फखरू की मौत की खबर मिली तो फ्रेजर जफर से मिलने गए और ऑब्जर्व किया कि शहजादों में पब्लिक की सिंपैथी हासिल करने के लिए कोई क्वालिटी या कैपेबिलिटी नहीं थी। उन्हें मुगलों को खत्म करने के लिए ये मौका सही लगा। उन्होंने गवर्नर लॉर्ड कैनिंग को लेटर लिखा। मिर्जा फखरू की मौत के बाद जब मैं बादशाह से मिलने पहुंचा तो वहां कोई मातम नहीं था, बल्कि बादशाह एक एप्लीकेशन तैयार करने में लगे थे जिसमें उनके बेटे जवां बख्त को वली अहद बनाने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी और कहा गया था कि उसके अंदर वो सभी खूबियां हैं जो एक शहजादे में होनी चाहिए, लेकिन किसी भी शहजादे को वली अहद नहीं बनना चाहिए। 5 महीने पहले ही अवध की हुकूमत पर हमने कब्जा किया है। ये बहुत अच्छा मौका है कि मुगल भी अपने खात्मे के लिए तैयार हो जाएं। वैसे भी शहजादों में से कोई भी अच्छे कैरेक्टर और क्वालिटीज का नहीं है। फखरू की मौत से हमें अच्छा मौका मिला है कि हम इसका फायदा उठा सकें। गवर्नर जनरल CB थॉर्नहिल ने इसका सपोर्ट किया और लॉर्ड कैनिंग को फ्रेजर के प्रपोजल पर ध्यान देने के लिए कहा। उनका कहना था कि शहजादों का वजीफा यानी पेंशन बंद करने से बेहतर है उनका घर छीन लिया जाए। अगर उनका रॉयल एग्जिस्टेंस मिटा दिया जाएगा तो वो गलत आदतों को छोड़ देंगे और अपनी जिंदगी पर ध्यान देंगे। ऑथर के अकॉर्डिंग लॉर्ड कैनिंग को इस देश में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसने मुगल पावर को इंक्रीज होने से रोक दिया था। उसने फ्रेजर को लेटर लिखा कि बादशाह और उनके खानदान के सभी राइट्स खत्म किए जा रहे हैं। बादशाह को गवर्नर जनरल और फौज के कमांडर की तरफ से कोई गिफ्ट्स पेश नहीं किए जा सकते हैं। उनकी शाही मोहर का सिक्का बेकार माना जा चुका है और उनका निशान भी सिक्के से निकाल दिया गया है। दूसरे राजाओं को भी इन सिक्कों को यूज करने पर रोक लगा दी गई। दूसरा, जफर को अब सिर्फ दिल्ली का बादशाह माना जाएगा, उन्हें कोई शहंशाह नहीं कहेगा। पिछले 300 सालों से राज करने वाले मुगल साम्राज्य के खिलाफ इस आदेश ने लोगों में बगावत फैला दी। अंग्रेजों को न इसकी होप थी, न ही उन्होंने एंटीसिपेट किया था कि इसका फल क्या होगा। ये उनकी एक ऐसी गलती थी जिसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। अंग्रेज और लोगों में इतनी दूरी थी कि अंग्रेज इस खतरे को नहीं देख पाए जो उनके चारों तरफ मंडराने लगा था। मिर्जा फखरू के मरने के 8 महीने बाद एक एडवर्टीजमेंट जिस पर एक तलवार और ढाल बनी थी, ये जामा मस्जिद की दीवार पर चिपका हुआ मिला, जिस पर लिखा था कि ईरान के बादशाह की तरफ से ऐलान किया जाता है कि ब्रिटिश फौज को ईरानी फौज ने हरा दिया है और अब वो जल्दी ही हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो रही हैं ताकि दिल्ली को ईसाइयों से मुक्त करवा सके। पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके बाद अखबारों में मद्रास के उस फतवे का भी जिक्र आने लगा जिसमें लोगों को गैर मुस्लिमों से बगावत करने के लिए कहा गया था। अंग्रेजों की फौज, जिसमें ज्यादातर यूपी के देहातों के ऊंचे तबके वाले हिंदू थे, उन्हें महसूस होने लगा कि वो अपने ही देश को गुलाम बनाने के लिए लड़ रहे हैं। कंपनी पहले भी कई छोटी मोटी जागीरें और सल्तनतें जब्त कर चुकी थी, लेकिन जनरल डलहौजी के मुगल साम्राज्य के खिलाफ नए आदेश, सदियों पुरानी हिंदू प्रथाओं का खात्मा और फिर अवध, सतारा, झांसी और नागपुर की हुकूमतों पर कब्जा लोगों में उन पर गुस्से का कारण बन गया। 81 साल के जफर ने अवध पर अंग्रेजों के कब्जा करने के बाद डलहौजी को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा, 80 साल की उम्र में मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मुझे अपने खानदान की बहुत फिक्र है, खासकर जीनत महल और उनके बेटे मिर्जा जवां बख्त। मैं चाहता हूं कि उनको कोई तकलीफ न हो। लेकिन कोल्ड ब्लडेड डलहौजी ने उत्तर दिया,
जो वजीफा हम आपकी बेगम और शहजादे को दे रहे हैं वो हमेशा नहीं रह सकता। हो सकता है कि आपकी जिंदगी तक मिलता रहे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये हमारे रूल्स के खिलाफ होगा। मुगल हुकूमत के खत्म हो जाने पर बहुत से लोगों को बेरोजगारी का खतरा था, जैसे शाही अफसर, दरबारी, जौहरी, कारीगर, खानसामा, पालकी उठाने वाले, पहरेदार, गवैया, तवायफें और दरबारी शायर। गालिब ने तो मल्लिका विक्टोरिया के लिए लॉर्ड कैनिंग के साथ एक तारीफ से भरा शेर लिखकर उन तक पहुंचाया, जिसमें उन्हें सितारों की तरह चमकदार, उनके गवर्नर जनरल को सिकंदर की तरह महान कहा गया था। लेकिन लंदन की महारानी का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, जबकि गालिब बहुत दिनों तक महारानी विक्टोरिया से एक बड़ी पेंशन का इंतजार करते रहे। थियो मिटकॉफ पिता और पत्नी दोनों की मौत हो जाने के कारण बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे। उनकी बहन जॉर्जिया के पति एडवर्ड भी इस समय काफी प्रेशर के साथ ही परेशान भी था। उसे अपने सिपाहियों को नई गन्स में कारतूस भरना सिखाना था कि सिपाही कैसे कारतूस का सिरा मुंह से काट बारूद राइफल की नली में डालें और डंडे से कारतूस को बारूद की नली में भरें। सिपाहियों को ये तरीका अच्छा नहीं लग रहा था। तभी एक र्यूमर फैल गई कि कारतूस में जो चिकनाई इस्तेमाल की जाती है वो गाय और सुअर की चर्बी से बनी है। सिपाहियों ने इसे इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। उनका मानना था कि अंग्रेजों ने ये जानबूझकर किया है ताकि सिपाहियों का धर्म खराब हो, और ये उनकी बगावत का कारण भी बना। पर असंतुष्ट सैनिकों में बगावत का कारण सिर्फ यही नहीं था, बल्कि हिंदुस्तानी सिपाही का वफादारी से काम करने के बावजूद भी सूबेदार या मेजर के पद से आगे नहीं बढ़ पाना, फौज की कम तनख्वाह और कानून, अंग्रेज अफसरों का हिंदू सिपाहियों से रूडनेस का व्यवहार, सिपाहियों की डाक का खर्चा और लड़ाई भत्ता भी कम होना भी बगावत के कारण थे। लेकिन डलहौजी ने इस बात को जानकर भी इग्नोर कर दिया और कहा कि थोड़े से सिपाहियों की बगावत से ब्रिटिशर्स को हिंदुस्तान में कोई खतरा नहीं है। डलहौजी ने टाइटलर से अपने रेजिमेंट को रंगून भेजने का हुक्म दिया। उसकी रेजिमेंट में ज्यादातर ऊंची जाति के लोग थे, जिन्हें समुद्र पार जाने की मनाही थी। उन्हें जाने को कहने से बगावत हो सकती थी। टाइटलर के हुक्म के बाद भी सैनिकों ने समुद्र के रास्ते से जाना मना कर दिया। डलहौजी ने उसकी पूरी रेजिमेंट को पैदल मार्च करके ढाका जाने का हुक्म दिया, जिसके कारण रेजिमेंट में 5 महीने के अंदर केवल 3 सैनिक ही जिंदा रह सके और सैनिकों का गुस्सा बढ़ गया। 29 मार्च को बंगाल में एक सिपाही मंगल पांडे ने बगावत कर दी और 2 अफसरों को गोली मारकर जख्मी कर दिया। उन पर मुकदमा चला और बाद में उन्हें फांसी दे दी गई। थर्ड लाइट इन्फेंट्री ने भी इस कारतूस को चलाने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उन सभी को गिरफ्तार कर लिया और टाइटलर के करीबी दोस्त मंसूर अली को कोर्ट मार्शल की अध्यक्षता करने के लिए दिल्ली बुलाया गया। मंसूर अली ने 9 मई को 85 लोगों को 10 साल की कैद की सजा सुना दी, जिसके बाद मेरठ के सिपाहियों ने भी बगावत शुरू कर दी थी। असंतुष्ट सिपाही नाव में बैठकर यमुना पार अपने शहंशाह की तलाश में दिल्ली के अंदर दाखिल हो गए थे, और इसके बाद सिपाहियों की नफरत अंग्रेजों के दर्दनाक कत्लेआम के रूप में सामने आई। अगले एपिसोड में आप जानेंगे कि किस तरह सिपाहियों के दिल में बसी नफरत ने कत्लेआम का रूप ले लिया।